अब हम बात कर लेते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की। सर, द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड दैट ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement and their accompanying footnote। सर, इस कॉन्सेप्ट का मतलब सर ये है, जितने भी मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो डिस्क्लोज होना ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो फुटनोट्स होते हैं उसमें। सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको ये चैप्टर शुरू होने से पहले भी गैप्स के बारे में बताया था। जो गैप्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये सर रिक्वायर्ड इसलिए होते हैं, तो कुछ तो सर लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही है, यही फॉलो करना है ये प्रिंसिपल। कई बार क्या होता है, कंपनीज फॉलो नहीं करती, तो सर उस केस में वो अपना डिस्क्लोज़र देती हैं और भी कुछ चीज़ों का डिस्क्लोज़र देती हैं, जैसे और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने फुलफिल नहीं करी, या जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका डिसीजन मैटर करता है, वो एक मटेरियल चीज़ है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो हमें कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। सर, आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हो और मैं बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूँ, जब अभी आपने जब बल्कि आपने अब तक ना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सीखा, ना लेजर, ना जनरल एंट्रीज, ना ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं और मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा हाई लेवल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ये समझ लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे बनते हैं, एक तरीके से कंपनी का रिजल्ट है, क्वांटिटेटिव रिजल्ट, कि कंपनी ने कितने प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस इनकर्ड हुआ उसको, और क्या उसकी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या उसकी पोजीशन से, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी है, कितना उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग प्रिपेयर करते हैं। और फिर जो ये फुटनोट्स की बात हो रही है, फुटनोट्स भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके की समरी होती है, जिसमें हमारे जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और कंपनी ने जो भी लॉस और प्रॉफिट कमाया उसका एक चिट्ठा होता है। तरीके से कहने का तात्पर्य है कि एक फाइनल रिजल्ट होता है सारे प्रोसेस करने के बाद, अकाउंट सारे बुक कीपिंग करने के बाद सारे ये रिकॉर्ड्स होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये होते हैं, क्योंकि आप 11वीं के स्टूडेंट हो इसलिए मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर सर आपको सर रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है कि आपने कौन से गैप्स फॉलो नहीं किए, कौन सा प्रिंसिपल आपने फॉलो नहीं किया, और ये भी कि आपने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है, और वो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है कि एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लोगों के पास रखने के लिए, एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, तो इसलिए ज़रूरी है। दिस इज़ टू इनेबल द यूज़र टू मेक करेक्ट असेसमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड हेल्प देम टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन, राइट। सो अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये एक फेयर एंड एडुकेट डिस्क्लोजर हमें करना चाहिए, जिससे कि हम ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन अपने स्टेट्स ऑफ अफेयर्स की दिखा सकें। सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे, जो थे जो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मैटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसका हम प्रॉफिट एंड लॉस
निकालते हैं और अब पीरियड की लास्ट डे का पोजीशंस देखते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी की। कुछ रिपोर्ट्स हमको क्वार्टरली भी प्रिपेयर करते हैं, सारा डेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है और जिस 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 डेटा की भी रिक्वायरमेंट होती है क्वार्टरली वो हम लोग उस डेटा से फॉर्म कर सकते हैं। और जनरली जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, 1 ईयर का स्टेटमेंट्स होते हैं और उसमें हम 1 ईयर की का प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 ईयर का होता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट 1 साल का यानी 12 मंथ्स का होता है। नाउ वी कम टू कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो इफ यू जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जो एसेट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो हम परचेज प्राइस पे करते हैं। हम मार्केट प्राइस पे नहीं करते सर, परचेज प्राइस पे करते हैं, जो कि हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। जो हम पोजीशन बैलेंस शीट में जो पोजीशन हम एसेट्स की शो करेंगे वो सब परचेज प्राइस पे शो करेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन। जो परचेज प्राइस है उसका बेस रहेगा, मार्केट प्राइस उसका बेस नहीं रहेगा सर। मार्केट प्राइस एक बेनिफिट इसका ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, हमारे पास इनवॉइस होती है और जो कॉस्ट हमको उस रिसोर्स को हमको एसेट्स को रेडी करने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन के बिल्स होंगे, उसके इंस्टॉलेशन के बिल्स होंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहते हैं। तो इससे कि हमें ऑडिट और वेरिफिकेशन करने में इजी रहता है कि वो जो हमने परचेज प्राइस जो अपनी बैलेंस शीट में शो करी है, ट्रांजेक्शन में शो करी है, वो हम वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्री में। ये तो एक इसका फ़ायदा है और हिस्टोरिकल कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर एसेट्स की मार्केट वैल्यू तो ये कंसीडर नहीं करता। एसेट्स की मार्केट वैल्यू हाई है तो जो बिजनेस है वो एक तरीके से हिडन प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक यही है। तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सर मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग वही एक्सपेंसेस लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सपेंस से मैच कराना। मतलब जो एक्सपेंस उस प्रॉफिट एंड लॉस उस ईयर में प्रॉफिट या लॉस के लिए इनकर्ड करने के लिए खर्च हुआ है, कहने का मतलब इट स्टेट्स दैट expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenues during the period. An expense is recognized not when cash is paid, but when an assets or services has been used to generate revenue. Right? मतलब ये कि जैसे हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर पढ़ा था कि रिलेटेड रियलाइज रेवेन्यू जब रियलाइज होते हैं जब लीगल राइट टू रिसीव हम अराइज होता है। मतलब हम लीगली उस इनकम को रिसीव करने के लिए लीगली हमारे पास राइट होता है जब होता है। ठीक है, सेम थिंग एक्सपेंसेस के अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर मान लीजिए आपका जैसे कि 1 लाख रुपीस की फिक्स्ड एसेट्स आपने खरीदी, राइट, 1 लाख रुपीस की, और वो आपने 6 मंथ ही यूज़ करी और आपका 10% डेप्रीसिएशन था। तो डेप्रीसिएशन सर 10,000 हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग वो 6 मंथ यूज़ करी है तो 5,000 रुपीज़ ही हम राइट ऑफ करेंगे। तो हमने वो मैच करा दिया सर कि 10% मतलब सिर्फ ओनली 6 मंथ यूज़ हुई है तो हम लोग सिर्फ 5,000 ही डेप लेंगे, पूरे होल ईयर का नहीं लेंगे क्योंकि 6 मंथ्स ही हुई है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि रेवेन्यू हमने 6 मंथ ही उससे जनरेट किया है, उसका यूज़ हमने 6 मंथ ही किया। सेम थिंग विथ रेंट। सपोज आपको 15 मंथ्स का रेंट मिल जाता है कहीं से, ठीक है, 15 मंथ्स का रेंट आपको मिल जाता है फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर्स जून, तो मतलब 15 महीने का मिल गया। तो आपको सिर्फ 12 मंथ्स का उसी ईयर का एक्सपेंस बुक करना है, बाकी का आपका सर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा सर, वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस प्रीपेड हो जाएगा, राइट। आपने
प्रीपे कर चुके हो वो एक्सपेंस को, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, आपका वो बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब आपने उतना ही आपने एक्सपेंस बुक किया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितना उस ईयर में वो एक्सपेंस हुआ, मतलब उसी ईयर के लिए एक्सपेंस हुआ। तो हम मैच कराते हैं सर। मैच, इसका मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है उस प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें इनकर हुआ उससे हम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करना कि हम उस पीरियड में इसको बुक करेंगे। जितना एक्सपेंस हुआ है, अगर वो एक्सपेंस एक्सेस है नेक्स्ट ईयर की इनकम जनरेट करने के लिए या नेक्स्ट ईयर का इनका लॉस इनकट होता है उसके लिए होता है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में होगा, राइट। तो ये है, जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो स्टॉक हमारा रह जाता है उसकी कॉस्ट हम लोग उसकी कॉस्ट नहीं लेते हम लोग, राइट। ठीक है, तो जितनी सेल हुई उसकी ही कॉस्ट लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वही एक्सपेंसेस हम लोग राइट ऑफ करेंगे जो उस ईयर से रिलेटेड हो, उस ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस को कमाने के लिए गेन या इनकर्ड करने के लिए हमने यूज किए हो। तो दिस मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट। हम है नहीं कि हम पिछले साल के नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस भी इसी में जोड़ दें, तो वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होगा। जो एक्सपेंसेस उस ईयर आपके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हुए हैं उन्हीं को ही लेंगे, जब भी आपका जो एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग करने का। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पे। सर, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड होती हैं बाय एंटरप्राइज ओवर द ईयर्स आर यूनिफॉर्म एंड आर कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर, ये एक कॉन्सेप्ट है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उन्हीं पॉलिसी उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसका डिस्क्लोजर देना होगा। जो अभी इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्क्लोजर वाला समझा, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देना होगा। ये हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इसलिए रखते हैं ताकि हम इंटर फर्म एंड इंटर पीरियड कंपेरिजन कर सकें, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकें, क्योंकि वो सेम पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस पर बना होगा। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हमें उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, जो कि हमने पिछले फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि डिस्क्लोज करना चाहिए हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को, राइट। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगे और वो कंपेयर कर सके करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से। अगर कंसिस्टेंट होंगी पॉलिसीज तो वो कंपेयर इजी रहेगा। नहीं, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको सर डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पॉलिसी पे स्टिक रहो, लेकिन एक सजेशन है कि हाँ, पॉलिसीज रेगुलरली इस तरीके से चेंज मत करिए। अगर आप किसी रीज़न से करते हो तो उसका आपको डिस्क्लोजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना होगा, राइट। ओके, नाउ वी कम टू कंजर्वेटिज्म। सर, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? सर, कंजर्वेटिज्म को हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, और प्रूडेंस का मतलब है एक्ट ऑफ बीइंग केयरफुल ऑफ्टन विद मनी, राइट। तो हमें सर केयरफुल रहना चाहिए जब हम लोग प्रॉफिट बुक्स करते हैं, कहीं हम ओवर एस्टिमेट ना कर दें प्रॉफिट्स को। हमें लगे कि सर ये हमें फ्यूचर में ये इनकम होनी है, तो हमको पहले से ही बुक ना करें। अगर हम बुक कर देंगे तो सर, अगर हम बुक कर देंगे इसको, प्रॉफिट शुड नॉट बी, चलो एक बार समझ लेते हैं इसको। प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज, बट ऑल लॉसेस इवन दोज विच हैव अ रिमोट पॉसिबिलिटी आर टू बी प्रोवाइड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब प्रॉफिट्स को हम लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ हमें अंदेशा होगी हमें प्रॉफिट होगा, तो उसको जब तक वो रियलाइज नहीं हो तब तक हम उसको प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। इसका एक रीज़न सर ये है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज बट लॉसेज इवन दोज विच मीन हैव अ रिमोट पॉसिबिलिटी। सर, इसका रीज़न ये है कि इफ़ वी असर्टेन इनकम
अगर if the concept stated the conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profit of the enterprise are not overestimated. If the profit ascertained are more than the actual, it may lead to distribution of dividend out of capital, which is not fair, as it will lead to reduction in the capital of the enterprise. तो अगर ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. इसलिए ओवर एस्टिमेशन इनकम का इज़ नॉट सही नहीं है. इसलिए ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच हम लोग अपनाते हैं. जैसे सपोज अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. टू इलस्ट्रेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. जो लोअर होगा सब उसी पे वैल्यूएशन करते हैं. क्यों? अगर हम हायर वैल्यू पे कर लेंगे तो एक प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, तो वो हमें प्रॉफिट नहीं करना. हमें पता नहीं कि वो उसी मार्केट रेट पे बिकेगा. इसलिए लोअर वैल्यू लेते हैं, मार्केट वैल्यू हो या कॉस्ट हो, जो लोअर हो उस पर लेते हैं. बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिज्म अप्रोच. क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. हमारे डेटर्स हैं, उनको कोई डाउटफुल है, हमें लगता है कि वो पैसा नहीं देगा, तो उस पर भी हम प्रोविजंस बनाते हैं जिससे कि हमारा ओवर एस्टिमेट ना हो जाए प्रॉफिट. तो मेनली प्रॉफिट्स को हम बहुत जनरल रियलाइजेशन में ही बुक करते हैं, लेकिन ऑल पॉसिबल लॉसेस हम लोग रियलाइज कर लेते हैं. जैसे राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. राइट. Thus, if market value of the goods purchased has fallen down, the stock will shown at cost price in the books. But if the market value has gone up, the gain is not to be recorded until the stocks is sold. This approach is providing for the losses, but not recognizing the gains until pessimist attitude adopted by the account. But is an important way to dealing with the uncertainty and protecting the interest of creditors against unwanted distribution of firm's assets. राइट. सो ये है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि आपको ऑल पॉसिबल लॉसेस को तो बुक कर लेना चाहिए, लेकिन ऑल पॉसिबल प्रॉफिट्स जब तक रियलाइज ना हो जब तक बुक मत करिए. लेकिन ऑल लॉसेस को आप बुक कर लीजिए, चाहे उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो, जिससे कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो अंडर एस्टिमेट ना हो, और हमारी जो कैपिटल जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर हमारा ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा प्रॉफिट का, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा डिविडेंड का, और जिससे कि हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. तो हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कंजर्वेटिज्म, जिससे कि सारे के लॉस, जितने भी पॉसिबल लॉसेज हैं उनको बुक कर लेते हैं. और जितने यहाँ पर लॉसेस की बात हो रही है, ना कि एक्सपेंसेस की. प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लॉसेस की बात हो रही है यहाँ पे, और जो कॉन्सेप्ट हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें एक्सपेंसेस थे. तो ये लॉसेस हैं, पॉसिबल लॉसेस. राइट. प्रॉफिट, और वहाँ पे रेवेन्यू वाली बात थी, जो रियलाइजेशन रेवेन्यू. यहाँ पे प्रॉफिट की बात है. प्रॉफिट जब तक रियलाइज्ड ना हो जाए. राइट. वहाँ पर रेवेन्यू था, यहाँ पे प्रॉफिट है. प्रॉफिट शुड नॉट बी. ओके, आई होप आपको समझ में आया. तो सर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ. और अभी तक जो हमने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं इस थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं वो किए हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस एंड ओनर डिफरेंट अलग अलग होते हैं, और उनको अलग अलग मान के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं. मनी मेजरमेंट में हम उन ट्रांजैक्शंस को करते हैं जो मनी में मेज़र कर सकते हैं, या उनको मनी में हम लोग ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस कभी शट डाउन नहीं होगा. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पीरियड में एक निश्चित अकाउंटिंग पीरियड की होती है. अकाउंटिंग पीरियड होता है एक 1 ईयर या 15 मंथ्स. इनकम टैक्स और कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स का एक नॉर्मली जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है. तो उस फाइनेंशियल ईयर के ही रिजल्ट्स हम लोग निकालते हैं. उसी फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट का हम पोजीशंस निकालते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की. नाउ वी कम टू कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था सर.
सर कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो भी हम लोग एसेट्स परचेस करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसको बुकिंग करते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं करते। डुअल एस्पेक्ट मैंने आपको समझाया है, थोड़ा शॉर्ट में समझाया, लेकिन इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में बताऊंगा। नाउ कम टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू जब भी रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब वो हमारा राइट टू रियलाइज अराइजेस, राइट, जब हमारे पास उसका राइट हो रियलाइज करने का, देन ओनली वी यू नो, इससे पेमेंट से कोई मतलब नहीं, हमें पेमेंट कम मिला, बस राइट टू रियलाइज अराइजेस हो जाना चाहिए, मतलब हो, राइट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर वही एक्सपेंस हम लोग उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर डालेंगे जिन एक्सपेंसेस की मदद से हमने रेवेन्यू या जिन एक्सपेंस की मदद से हमने प्रॉफिट या लॉस कमाया है, राइट। अदर पीरियड के हम लोग उसमें एक्सपेंसेस नहीं डालेंगे, प्रीपेड हो गए या आउटस्टैंडिंग हो गए, उसी ईयर में जो इनकम हमें जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए उन्हीं को डालेंगे। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, रेवेन्यू जो प्रॉफिट और लॉसेस को एक्सपेंस से मैच कराना, राइट, कि उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए और उसी ही प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो एक्सपेंसेस हुए हैं, राइट। ना फुल डिस्क्लोजर के अंदर सर आपको डिस्क्लोज करने हैं कुछ मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना डिसीजन ले सके। जो आपको डिस्क्लोज करना होगा कि हमने क्या पॉलिसीज अपनाई हैं, क्या जिससे कि उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो, इस तरह के फैक्ट्स जो आपको डिस्क्लोज करने चाहिए। कंसिस्टेंसी की बात करें तो सर हमें कंसिस्टेंट पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज साल भर हर ईयर अपनानी चाहिए। ये एक सर सजेशन है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। चेंज अगर आपने कंसिस्टेंसी में चेंज किया तो आप डिस्क्लोज करिए। फुल डिस्क्लोजर जो कॉन्सेप्ट कहता है, कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी तो आपने कोई भी पॉलिसीज आपने चेंज करी है, पॉलिसी चेंज की है, तो आप सर फुल डिस्क्लोजर में उसको आप डिस्क्लोज करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंजर्वेटिज्म सर आपको ऑल पॉसिबल लॉसेस फ्यूचर में हो सकते हैं उनको सर आपको बुक करना है, चाहे उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी क्यों ना हो। लेकिन प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें सर, प्रॉफिट्स जब रियलाइज हो तभी सर आपको बुक करना है। यहाँ पर एक आप प्रॉफिट और सर लॉस की बात हो रही है यहाँ पर कंजर्वेटिज्म में, और जो रेवेन्यू में सर रेवेन्यू की बात हो रही है, प्रॉफिट नहीं है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। मैचिंग कॉन्सेप्ट में सर एक्सपेंस को मैच कराने की बात हो रही है उस पीरियड से। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, डुअल एस्पेक्ट, बहुत अच्छे से हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करेंगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट। जब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे ऑफ ट्रांजेक्शन की, जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, जब हम लेजर्स बनाएंगे, जब हम उसके बाद ट्रायल में, तो उसमें आपको मैं बहुत अच्छे से इसको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम लोग ऐसे इसको करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न। एक बार आप मेरी दोनों वीडियोस देख सकते हैं। 3 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं अभी तक अपने चैनल पे। पहले वीडियोस में मैंने बहुत बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं विद द हेल्प ऑफ द बुक। सो हमने बहुत बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, तो हमने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मैं बताऊंगा मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS, देन GST। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियोस में ये कंटेंट रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, और इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब एंड if you really liking my videos, then please hit the subscription button, and you will get the notification whenever I upload my latest videos. Thank you so much.